युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हमेशा युवाओं के साथ चलने वाले हार्दिक अजीत जिसे कहें, हमारे ऐसे प्रशांत दा, लोग उन्हें प्रशांत दा के नाम से, दादा के नाम से जानते हैं। और आज हम प्रशांत दादा से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में युवाओं की क्या भागीदारी है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी के लिए या तो उत्तराखंड का रुख करना पड़ता है या अदर दिल्ली वगैरह का करना पड़ता है, या हमारे राजनेता नहीं चाहते कि युवाओं को जागरूक हो या युवा आर्थिक रूप से सशक्त हो। हम इंतजार करते थे कि कोई मंत्री बरेली में आए तो लाइट आए और त्योहारों पे थोड़ी लाइट मिल जाती थी, लेकिन आज मैं समझता हूँ 20-22 घंटे लाइट आती है और इसी वजह से उद्योग भी बढ़े हैं, कई फैक्ट्रियां लगी हैं। अभी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी कई प्रोजेक्ट बरेली में आ रहे हैं। ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो अब से 10 साल पहले भी शायद कोई सोचता नहीं था, शायद कभी हिस्ट्री में देखे नहीं थे कि ड्रम में किसी को हस्बैंड को पैक कर दिया बिल्कुल, और शादी के बाद घूमने गए हनीमून पे तो उसको मार दिया। तो आज आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? ये परिवार से रिलेटेड है या हमारे सामाजिक ढांचे से, या हम लोग मानसिक पीड़ित हो चुके हैं, उससे गुजर रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा है? और बच्चों को संस्कार हम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? पश्चात सभ्यता इतनी तेजी से बढ़ रही है, आज बच्चे फ्रीडम चाहते हैं, माँ बाप से अपनी बात शेयर नहीं करते। अब माँ बाप से शेयर नहीं करेंगे तो उस बात का सलूशन कैसे नहीं? आप राजनीति में आज जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं कि हमने युवाओं का परसेंटेज हम राजनीति में बढ़ा रहे हैं, तो ये चर्चा तो चल रही है और पार्टी चाहती भी है, लेकिन आप देख रहे हैं चाहे संगठन ले लीजिए या फिर आप टिकटों का बंटवारा ले लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को इग्नोर किया जाता है। अब एक एक व्यक्ति को अगर 4-4 बार लड़ाएंगे, 6-6 बार लड़ाएंगे और 6 बार में वो 2 बार जीतेगा और 4 बार हारेगा, आप कितनी बार प्रयोग करेंगे? और मेरे हिसाब से तो किसी व्यक्ति को भी आप 2 चुनाव से ज्यादा मत लड़ाइए। मेरा 4 बार विधानसभा का टिकट कटा, मैंने 21 साल, मेरे परिवार ने एक टिकट नहीं मिला। विपक्ष में हमने भी काम कराए और लाठियां भी खाई हैं, लखनऊ में भी, बरेली में भी, और कई जगह जेल भी गए हैं राम मंदिर आंदोलन में। हम हिंदू राष्ट्र हमारा है, यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। अभी तक हमारे लिए हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? बंगाल के अंदर देख लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए और ममता बनर्जी उन्हीं के ऊपर सरकार बना रही है। ये माफियागिरी सब बंद होगी, सारे माफिया जेल के अंदर हैं या फिर ऊपर पहुंच गए। इस सरकार में उत्तर प्रदेश में बाबा जी का जिस तरीके से डंडा चला, निश्चित रूप से मानिए बहुत क्रिमिनल जो हैं वो सारे गायब हैं उत्तर प्रदेश से या फिर ऊपर पहुंच गए। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आपने छात्र राजनीति से राजनीति में कदम रखा और आपने जो उस समय की राजनीति उसको भी देखा और बहुत बारीकी से देखा, और आज की राजनीति भी आप बड़े बारीकी से देख रहे हैं भैया। तो आपको क्या लगता है कि पहले की राजनीति करना आसान था या जो आज की राजनीति है वो आसान है? तो दोनों में क्या आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है? इस पे शुरू करते हैं। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में मुझे जो लगता है जमीन आसमान का अंतर है। आज से 20 साल पहले जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना तो नौजवानों में एक अजीब सा प्रेम, अपनापन, उत्साह, मतलब बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते लोगों से। आज रिश्ते बहुत कम पारिवारिक लोगों से रह गए। लोग काम के लिए आते हैं लेकिन व्यक्तिगत बहुत लोगों से जुड़ाव उस हिसाब से नहीं हो पाता है, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी चीजों में व्यस्तता के कारण या ज्यादा समय ना होने के कारण जुड़ पाता है। और मैंने तो देखा था कि हमारे यहाँ कार्यालय पे रात में सोने के लिए जगह नहीं होती थी, इतने लोग आ जाते थे निस्वार्थ। खाना भी अपना खा के आते थे और पानी की बोतल भी अपनी लेके आते थे। दिन भर जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो भी एक दौर था, प्रेम था पार्टी के लिए, संगठन के लिए, अपने नेता के प्रति। नेता के भाई मानते थे, बिल्कुल परिवार के रिश्ते की तरह एक तरह से तो रिलेशन बने। और आप विश्वास करिए
उस समय के लोग आज भी मेरे संपर्क में हैं और उसी तरीके से मुझसे मिलते हैं। अभी मैं पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में जलालाबाद विधानसभा का प्रभारी था, तो 85 लोग वहाँ मिल गए जो बरेली कॉलेज उस दौर में पढ़ते थे। अरे दादा हमारे घर आओ, चाय पियो, हमारे घर भोजन करो। तो कभी लगा ही नहीं कि हम मतलब इतने साल बाद मिल रहे हैं। अब वही अपनापन है। और पुराने लोगों में आज भी मैं जानता हूँ और देखता हूँ कि लोग उसी तरीके से हम लोगों को पकड़ते हैं, सम्मान देते हैं और एक दूसरों का सम्मान हम भी करते हैं और वो लोग भी हमारा सम्मान करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपके आदर्श कौन थे? आपने बचपन से ही पॉलिटिक्स को चुना या आपका कुछ उद्देश्य था, या वो मतलब क्या आपका जर्नी रहा है अभी तक का, आपका क्या उद्देश्य रहा है, और बचपन से अब तक का जो फादर से अपब्रिंगिंग मिला, उद्देश्य जो था उनका, वो भी मुझे जानना है। सन 52 में जब इस उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ जी। तो मेरे दादाजी कुंवर ब्रजमोहन लाल जी, ये कैंट विधानसभा जहाँ हमारा आवास है, यहाँ से जनसंघ पार्टी थी जो भाजपा पहले अब हो गई, पहले जनसंघ नाम था और चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था। तो उससे कैंट से चुनाव लड़े थे उस पार्टी से, जनसंघ से, और बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी जो हैं वो शहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और दादाजी कैंट विधानसभा से लड़ रहे थे और वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, इसलिए कांग्रेस का माहौल था सारा। जी। तो उनको कुछ वोटों से चुनाव हरवा दिया गया और उसके बाद लगातार हम आज तीसरी पीढ़ी हैं और चौथी पीढ़ी हमारे बच्चे और सारे लोग एक ही संगठन में लगभग 70 साल काम करना, मतलब भाजपा, जनसंघ, आरएसएस। उसके अलावा कहीं भी इधर उधर जाने की हिम्मत नहीं करना और ना ही मन में कभी विचार आना। निष्ठा है। दादाजी ने लंबे समय काम किया। दादाजी के बाद फिर पिताजी राजनीति में सक्रिय हुए। 84 में उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। फिर चुनाव लड़ने के बाद चुनाव हार गए 84 वाला, वो 84 का चुनाव हार गए किन्हीं कारणों से। उसके बाद तो 91 में विधानसभा का टिकट भोजीपुरा से मिला, भोजीपुरा से विधायक बने हुए। वो बताते थे कि 1,35,000 रुपए में वो विधायक बन गए उस जमाने में। कुंवर सुभाष पटेल जी 4 बार भारतीय जनता पार्टी को जिलाध्यक्ष रहे, बरेली के महापौर रहे, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष, तमाम पार्टी में जिम्मेदारियों में, मेयर काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, एशिया जो कमेटी है इनकी, मेयर ऑल इंडिया मेयर काउंसिल, उसमें पूरे साउथ एशिया के एक उपाध्यक्ष के रूप में। बचपन से आपने पॉलिटिक्स का माहौल देखा है घर में दादाजी के टाइम से। जी। और बहुत सादगी वाली राजनीति जो बाबूजी ने एक उदाहरण दिया, बहुत सादगी। अभी हमारे यहाँ बरेली क्षेत्र में, अगर मैं बरेली क्षेत्र की बात करूं तो आज भी मेरी नजर में बरेली का जितना विकास होना चाहिए था, जबकि हमारे यहाँ एक 45 साल की राजनीति भी उन्होंने की और आज भी कई पदों पर लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति से कार्य किया जाना था, जो विकास बरेली क्षेत्र का होना चाहिए था भैया, चाहे लीजिए हमें आज अगर अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए इलाज के उसमें तो हमें लखनऊ या दिल्ली भागना पड़ता है, कोई हमारे यहाँ एम्स नहीं है, जबकि इतना बड़ा स्मार्ट सिटी हम कहते हैं बरेली को, एम्स आज तक हम नहीं ला पाए। कोई ऐसा बड़ा उद्योग हम अपनी बरेली को नहीं दे पाए। हमारे जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी के लिए या तो उत्तराखंड का रुख करना पड़ता है या अदर दिल्ली वगैरह का करना पड़ता है। तो ये क्या कारण रहा? या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, या हमारे राजनेता नहीं चाहते कि युवाओं को जागरूक हो या युवा आर्थिक रूप से सशक्त हो? क्या मानते हैं इसका कारण? आप क्यों पिछड़ा रह गया? ऐसा नहीं है, पिछड़ा नहीं है जी। पिछले 10 सालों बरेली बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और बरेली एक एजुकेशन हब बन गया है। यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज हैं आज। और जहाँ भी आपने एम्स की बात करी, मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव जा चुका है, जो रबड़ फैक्ट्री बंद होगी उस जमीन में एम्स बनने का प्रस्ताव सारे जनप्रतिनिधियों ने दिया है और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये घोषणा हो जाएगी। तो बरेली लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक हम लोग राम मूर्ति और सिद्धि विनायक इनमें जाते थे अपना पेशेंटों को लेकर, जब एम्स हो जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत। और बात रोजगार की रही तो रोजगार आज से पहले सरकार हमारी नहीं थी, लाइट की स्थिति बहुत खराब थी। हम इंतजार करते थे कि कोई मंत्री बरेली में आए तो लाइट आए और त्योहारों पे थोड़ी लाइट मिल जाती थी, लेकिन आज मैं समझता हूँ 20-22 घंटे लाइट आती है और इसी वजह से उद्योग भी बढ़े हैं, कई फैक्ट्रियाँ लगी हैं। अभी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से अभी कई प्रोजेक्ट बरेली में आ रहे हैं। अभी
पूरी तरह से जमीन पर नहीं आ पाए। चल रहा सरकार काम कर रही है अच्छे तरीके, तो नौजवानों बहुत सारों को इसका लाभ मिलेगा। हर चीज के लिए थोड़ा समय लगता है, निश्चित रूप से मानिए होगा। अच्छा। जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति है, आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, या चिकित्सा, या प्राइमरी स्कूलों की जो स्थिति है, योगी जी के आने से थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, ये मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होना चाहिए, और राज्यों की अगर हम कहें, उत्तराखंड के स्वास्थ्य वो लीजिए, ग्रामीण सुविधाएं या शिक्षा ले लीजिए, तो वहां तक हम अभी नहीं पहुंच पाए। तो उसमें भी क्या ऐसा आपको क्या लगता है कि और ज्यादा क्या करे सरकार, जो हम गांव की स्थिति बदल पाए? एक्चुअली उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश की जो आबादी है दुनिया में इससे बहुत सारे छोटे छोटे, पूरा पाकिस्तान में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी यूपी में पॉपुलेशन है। तो पलायन की दूसरी बात आपने कही, पलायन मेन जो हो रहा है, एक चकाचौंध विषय आपने बताया, दूसरा बच्चों की एजुकेशन। हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में शिक्षा ले, चाहे वो अपनी जमीन बेच के पढ़ाए या नौकरी करके पढ़ाए, गांव में खेती भी करता है या ठेके पे जमीन देता है। तो ये थोड़ी समस्याएं अभी हैं, लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन का स्तर भी बढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे बरेली से भी, पहले हमने कभी नहीं देखा IAS IPS में निकलते हैं, आज बरेली से भी मतलब अच्छे खासे बच्चों की संख्या तो हाँ, लेकिन देहात में इतनी सुविधाएं नहीं है। बच्चे दिल्ली और कोटा कोचिंग करने जाते हैं, बनारस इलाहाबाद कोचिंग करने जाते हैं, तो उन लोगों को समस्या भी थोड़ी है, लेकिन समय लगेगा हर चीज़ में। सरकार ने, योगी जी ने अच्छे काम करे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, जिस कारण से हम लोग अब गांव क्या, हम सारे गांव हमारे गांव है यहाँ यूनिवर्सिटी के पीछे, आधा पौन घंटा पहुंचने लगता था, 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। रोडें बढ़िया हो गई हैं, तो गांव शहर में कोई फर्क नहीं। लाइट वहाँ भी 15-16 घंटे आ रही है। पानी की सुविधा, हर घर जल वाली योजना, सरकार ने 15 करोड़ घरों में जल पहुँचाने की व्यवस्था करी है। गांव में भी शौचालय आवास दिए जा रहे हैं, 12 करोड़ के आसपास शौचालय और 4 करोड़ के आसपास आवास दे चुकी सरकार। तो काम हो रहे हैं, लोग रुक रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी थोड़ा सा मेन विषय जो है वो एजुकेशन को लेके बच्चों की, लोग वहाँ से गांव में हाँ बढ़िया विद्यालय नहीं है, इस कारण से ये हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि अवेयरनेस एक तरफ बहुत ज्यादा हो गई है डिजिटलाइजेशन होने की वजह से, क्योंकि अब सब कुछ हमारे फोन पे अवेलेबल है। आप अच्छा देखना चाहते हैं, बुरा देखना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ रूल्स, कुछ मानक बनाने चाहिए? हमारी जो यूथ जनरेशन है उसको जितना तेजी से रुझान हो रहा है सोशल मीडिया की तरफ, बैड वे की तरफ भी ज्यादा हो रहा है, जैसे और कंट्रीज से रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जो कि नहीं है इंडिया के अंदर। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत नए नए केसेस आ रहे हैं आजकल, जो आप कभी इस एज में सोचते भी नहीं होंगे, जो आज की जनरेशन कर रही है। तो आपका क्या सोचना है कि समाज के लिए एक सही स्वरूप देने के लिए हमें क्या मतलब स्टेप्स लेने चाहिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए? एक्चुअली आज जो सोशल मीडिया और ये मोबाइल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जरूरत मोबाइल है। पहले मोबाइल से लोग केवल बात करने के लिए इस्तेमाल करते थे, मैसेज करने के लिए। अब जो ये जो डिपेंड हो गया, अगर मोबाइल नहीं आती, पर्स एक बार उसकी जेब में नहीं होगा, पैसे भूल जाएगा, लेकिन मोबाइल अपना नहीं भूलेगा, सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है। और बच्चों को इसकी लत ऐसी लगी, गेम की एडिक्शन। जो 12th लेवल से नीचे के बच्चे हैं उनको मोबाइल की इतनी लत है कि वो गेम के अलावा डिप्रेशन में जा रहे हैं, खराब गेम खेल रहे हैं, जिन गेमों से कई बार वो ऐसे फंस जाते हैं कि मतलब पैसा भी उनका देना पड़ता है। अब तो ऐसे ऐसे गेम आ रहे हैं कि मैं तो सुना नहीं कभी कि हाँ ब्रेन वॉश कर देता है, पूरा हैक कर लेता है। तो ये बड़ा खराब कल्चर चल रहा है हमारे यहाँ, उसके लिए सरकारों को रोकथाम करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जो पौध है, जो हमारी मतलब इन्फेक्टेड होगी, हाँ वही तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो इस बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए। हाँ, और जो खराब और जो अश्लील वीडियोस आते हैं उन पर भी रोक लगनी चाहिए कि एक 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा मोबाइल लिए बैठा है, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या संस्कार उसमें आएंगे, और वो अपने घर में किस तरीके से अपनी बहन को, अपनी माँ को सोचेगा। तो खराब, ये बड़ा मुझे खराब लगता है। इस तरह का
सरकार को इस कुछ ना होना पर चाहिए। कड़े नियम लगाने चाहिए। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को प्रेजेंट करते हैं, हम्म, तो अब वुमेन एम्पावरमेंट को हम प्रेजेंट तो कर रहे हैं और हम बात भी कर रहे हैं, बट हम एक तरफ केस भी देख रहे हैं कि आजकल लड़कों की बहुत बुरी हालत कर रखी है। ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो अब से 10 साल पहले भी शायद कोई सोचता नहीं था, शायद कभी हिस्ट्री में देखे नहीं थे ऐसा कि भी। ड्रम में किसी को हम्म। हस्बैंड को पैक कर दिया बिल्कुल, और शादी के बाद घूमने गए हनीमून पे तो मार उसको दिया। मार दिया। मतलब इस तरह से अब हम सशक्त करने की बात कर रहे हैं वुमेन्स की, हम बैठे भी हैं शूलधारणी चैनल के बात पे, बट अभी जो ये समाज का जो ढांचा है ये एक डिफरेंट पैरामीटर पे जा रहा है, एकदम डिफरेंट पैरामीटर पे। तो आज आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? ये परिवार से रिलेटेड है या हमारे सामाजिक ढांचे से, या हम लोग मानसिक पीड़ित हो चुके हैं, हम उससे गुजर रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा है ये एक्चुअली देश किधर जा रहा है? हम लोगों को अपने बच्चों को संस्कार शुरू से ऐसे देने चाहिए। हम अपने फ्रेंड पर विश्वास करें, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें चोट लगेगी, हमारी तबीयत खराब होगी, हमारे पेट में दर्द होगा, तो इलाज हमारे माँ बाप कराएंगे। बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर मेरे 5000 लाइक आ गए, 200 कमेंट आ गए, तो उनको लगेगा अरे ये मेरे इतने पीछे लोग हैं। ठीक, वो लोग पीछे नहीं है, वो बैठे हैं, रील वो आपकी देख के उन्हें अच्छी लगी तो लाइक कर दी, नहीं लगी तो नहीं कर दी। मतलब कोई नहीं है। अगर आपको इतना विश्वास है उनपे, तो एक बार आप उन लोग को बुला के दिखाओ। मैं तो कई बार लोगों से कहता हूँ कि आपके 5000 लाइक आए, आप 500 लोगों को बुला के दिखा दो कि कल मुझे इमरजेंसी है, मुझे ब्लड की जरूरत है, या मेरी बहन की शादी, पैसे की जरूरत है, या कोई भी समस्या है, आप आके दिखा दो। कुछ नहीं, ये सब वहम है। और और बच्चों को संस्कार हम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे? पश्चात सभ्यता इतनी तेजी से बढ़ रही है, आज बच्चे फ्रीडम चाहते हैं, माँ बाप से अपनी बात शेयर नहीं करते। अब माँ बाप से शेयर नहीं करेंगे तो उस बात का सलूशन कैसे निकलेगा? साइलेंट सेपरेशन हो गया है। भैया, आप इतने बड़े इतने सालों से आपका परिवार संघ से जुड़ा रहा, बीजेपी में, और आज भी आप बहुत बड़े पद पर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका आपकी भाभी जी निभा रही हैं, और आप नए नए राजनीतिक चैलेंजेस रोज ही जीवन में देख रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, उत्तर प्रदेश में आपने बताया बहुत सारी चीजें सही हो रही हैं, है ना, पहले के समय से बहुत बड़ा बदलाव आया है, बेटर है पहले से। लेकिन जो एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो जड़ों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर पटवारी के पास कोई गांव का ग्रामीण जा रहा है तो आज भी वो हमारे शौचालय प्रधानमंत्री जी ने जरूर दिए, लेकिन उसके लिए भी वो रिश्वत मांगे, 5000 रुपए दो तब आपका आएगा, 2000 दो। ये वाली जो चीज है इसको हम नहीं रोक पा रहे, कहीं ना कहीं इस पे हमारा अंकुश अभी भी नहीं लग पा रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार है उसे और क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि इसको हम जड़ों से निकाल पाए? एक्चुअली भ्रष्टाचार के लिए हम लोग खुद ही दोषी हैं, हम तो ये मानते हैं। हम लोग का अगर कोई काम नहीं होता, हम लोग बहुत जल्दी सारे हथियार डाल देते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं कि ये हमारा शौचालय कैसे बने, ये हमारा प्रधानमंत्री आवास कैसे मिले, ये हमारा राशन कार्ड नहीं बना, ये कैसे बने। तो हम लोग खुद ही उनको लालच देते हैं। और अब तो मेरे मोबाइल पे कई लोगों से आप सबको मैसेज आते होंगे कि सरकार द्वारा एक नंबर दिए गए कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगे तो उसकी इस नंबर को तुरंत इन्फॉर्म किया, लेकिन कोई नहीं करता है। हर आदमी अपना काम चलाना चाहता है कि मेरा काम रुक जाए, मैंने शिकायत कर दी तो मेरा काम नहीं होगा। ये मानसिकता जिस दिन हम लोगों की खत्म हो गई उस दिन भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर खराब गलत काम के कोई पैसे अधिकारी नहीं लेता है, सही काम के पैसे लेता है। आप देखिए, गलत काम कोई नहीं करेगा, कोई अपनी कलम नहीं फंसाएगा, और सही काम के पैसे जाते हैं। तो ये पेशेंस नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उसको आदमी को स्वयं ही मतलब समाज को पहल करनी पड़ेगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब कुछ सरकार कर देगी तो नहीं होगा, समाज का भी इक्वली पार्टिसिपेशन है। बिल्कुल जब तक अगर वो ही टाइट हो जाए, नहीं करना हमको देना ही नहीं, आपको करना पड़ेगा काम, तो करेगा सर, बिल्कुल करेगा। सरकार ने बैठाया है, जवाब देना है। आप राजनीति में आज जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं कि हमने युवाओं का परसेंटेज हम राजनीति में बढ़ा रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले भी एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हम युवाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
तो ये चर्चा तो चल रही है और पार्टी चाहती भी है, लेकिन आप देख रहे हैं चाहे संगठन ले लीजिए या फिर आप टिकटों का बंटवारा ले लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को इग्नोर किया जाता है, उनको जो सही में उनकी भूमिका है। और मैंने देखा विधानसभा में बहुत युवाओं ने टिकट मांगे लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया। तो क्या ऐसा कि पार्टी को ये लगता है कि युवा के कंधों पर अगर हमने जिम्मेदारी दे दी तो वो संभाल नहीं पाएंगे? क्या ऐसा डर है पार्टी को कि वो युवाओं पर विश्वास करना नहीं चाह रहे? तो इस पर क्या हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हैं कि युवा भी कर सकता है ना, और ज्यादा अच्छे से कर सकता है स्मार्ट तरीके से? देखिए, जिसको मौका मिलेगा हाँ, वो निश्चित रूप से करेगा, और जिसको मौका नहीं मिलेगा बेचारा कैसे कर पाएगा? अब एक एक व्यक्ति को अगर 4-4 बार लड़ाएंगे, 6-6 बार लड़ाएंगे और 6 बार में वो 2 बार जीतेगा और 4 बार हारेगा, तो आप कितनी बार प्रयोग करेंगे? ये प्रयोग बंद होना चाहिए। प्रयोग बंद होना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो किसी व्यक्ति को भी आप 2 चुनाव से ज्यादा मत लड़ाइए, ये होना चाहिए, हारे या जीते, नियम होना चाहिए। जीत जाए अगर 2 बार वो एमएलए रह लिया तो उसको फिर 2 बार संगठन में काम कराइए। जरूरी थोड़ी ना एक व्यक्ति विधायक बनता रहेगा 20 साल 40 साल का इंतजार और कार्यकर्ता इंतजार करता रहेगा। हर किसी कार्यकर्ता मन करता है मैं सभासद बनूं, मैं विधायक बनूं। मेरा 4 बार विधानसभा का टिकट कटा, मैंने 21 साल मेरे परिवार ने एक टिकट नहीं मिला, और उसके बाद भी हम लोगों ने पार्टी में कभी भी मन भी नहीं आया कि और जिसका टिकट हुआ उसका तन मन धन से चुनाव लड़ाया। और 21 साल बाद पार्टी ने महिला सीट हुई, मेरे घर में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट दी। तो पार्टी सबके बारे में सोचती है, लेकिन हम लोग को कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। आज का नौजवान जो है बहुत जल्दी में रहता है, पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है। अब मान लीजिए मुझे टिकट नहीं मिला, मैं दूसरी पार्टी में चला गया, फिर अगली बार नहीं मिला, फिर लौट के यहाँ आ गया। ये सब सिस्टम भी बंद होना चाहिए और नौजवानों को पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। अभी पार्टी ने बड़ा अच्छा काम करा, सारे मंडलों का गठन हुआ है, सारे जिला अध्यक्ष बने गए। तो जिला अध्यक्ष की सीमा 45 साल के नीचे की रखी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 45 साल का नौजवान है वो काम करेगा। और मंडल अध्यक्ष की सीमा 30 साल रखी गई। बहुत सब नए लड़के, सब नए लड़के मंडल अध्यक्ष बने। मैं देखता हूँ वो छोटी छोटी उम्र के, तुम बोले भैया मंडल अध्यक्ष तो अच्छा है, काम बढ़िया हो रहा है, संगठन बढ़िया काम कर रहा है और मजबूती के साथ। तो विधानसभा और लोकसभा में भी इस इच्छा शक्ति की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं को इन्हें मौका देना चाहिए, है ना? तो आपने बचपन से देखा है आज तक पॉलिटिक्स को, और आपने चर्चाएं देखी होंगी दिन भर अपने घर में, और लोगों को आते जाते देखा होगा। तो जो लोग आते हैं घर पे, जो जिनको शायद वो कहीं ना कहीं परेशान होते होंगे, किसी न किसी बात से आते होंगे, तो आपने किस तरह का बदलाव देखा? पहले की परेशानियां क्या हुआ करती थी और अभी किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं समाज में? तो वो जो चेंज हुआ है, जो ऑपोजिशन के लिए लगता है कि नहीं हो रहा, तो वो आप थोड़ा बताइए कि किस तरह का आपको बदलाव दिखता है पहले से अब में? देखिए, विपक्ष में हमने भी काम करा है और लाठियां भी खाई हैं, लखनऊ में भी, बरेली में भी, और कई जगह जेल भी गए हैं राम मंदिर आंदोलन में। उसमें मैं बहुत छोटा था और पिताजी विधायक हुआ करते, तो मैं जेल भी गया, लेकिन शाम को छूट गए। विपक्ष की भूमिका हमेशा एग्रेसिव रहने की होती है। अब मुद्दे बचे नहीं है सरकार में। मोदी जी, योगी जी ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं। पहले हम जाते थे जनता के बीच में, राम मंदिर का एक विषय था तो कहते थे भाई रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। विपक्ष के लोग वहीं मजाक उड़ाते थे। अब हमारे साथ मंदिर भी बन गया, धारा 370 भी हट गई और लाइट की समस्या भी खत्म हो गई, लोगों को रोजगार भी मिल ही रहा है, शौचालय मिल रहे हैं, आवास मिल रहे हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहे हैं, मेट्रोस मिल रही है, IITs मिल रहे हैं, IIM मिल रहे हैं, रोडें अच्छी हो रही। तो मुद्दे तो खत्म हो गए सारे। अब जो लोग काम के लिए आते हैं वो लोग काम की ये बात करते हैं, बोले भैया ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा भीड़ उड़ कट गई। कोई ऐसा नहीं है कि टिपिकल मुद्दे नहीं बचे, टिपिकल मुद्दे नहीं बचे कि हमारी रोड पड़वा दो, किसी ने जगह कोई कुछ नहीं। अब इस तरह के इस तरह की अब शिकायतें नहीं आती है। माफियागिरी सब बंद होगी, सारे माफिया जेल के अंदर है या फिर ऊपर पहुंच गए। इस सरकार में, उत्तर प्रदेश में बाबा जी का जिस तरीके से डंडा चला, निश्चित रूप से मानिए बहुत क्रिमिनल जो है वो सारे गायब हैं उत्तर प्रदेश से या फिर ऊपर पहुंच गए। तो विपक्ष के पास कुल मिला के मुद्दे नहीं है, तो इसलिए वो अपना
कुछ ना कुछ करते रहते। इतना बड़ा प्रदेश, अगर एक दो घटना कहीं हो जाती है तो उसको इतना उससे नहीं लेना अभी चाहिए। पहलगाम अटैक हुआ था तो उसमें ये बोला गया कि ये सब प्लान बिहेवियर में कराया गया है, और मतलब ये इन्होंने फीमेल्स को दिखाया कि हमारा देश में सशक्त हो चुका है, सिंदूर हमारा जो अभियान ऑपरेशन चलाया सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। तो आप क्या कहना चाहेंगे विपक्ष के लिए? जिन बहनों के सुहाग उजड़े हैं हम्म, उनके परिवार के लोगों से पूछा जाए कि किसी का नौजवान बेटा और जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई हो या 1 महीने पहले शादी हुई, या छोटे 4 छोटे दिन बच्चे पहले हैं, शादी हुई 4 थी दिन उसकी पहले तो। शादी ऐसे भी थे, तो उसके ऊपर टिप्पणी करना इस तरह की ये अब बड़ा उनके बहुत हिंदू छोटी मुस्लिम करना, बहुत चुन छोटी चुन के राजनीति है। और विपक्ष को कोई काम नहीं है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उन्होंने पूछा क्या प्रूफ है, एयर स्ट्राइक हुई पूछा क्या प्रूफ है, उनको हर बार प्रूफ चाहिए। इस बार प्रूफ आतंकवादियों ने दिया तो उनको कह रहे हैं कि सरकार का करा हुआ है। उन लोग के लिए तो हर अच्छे काम को, उनको अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उसमें भी कमियां निकालने लगे कि भारत बैकफुट पा गया। अरे भाई हम क्यों बैकफुट पाएंगे, हमारे अंदर क्या कमी है? इतना सारे संसाधन हमारे पास है, पूरी दुनिया का हमारे साथ सहयोग और वो है, हम लोग तो खत्म कर देते उनको। लेकिन फिर बदले में हमारे बहुत लोग जाते ना, वो हमारे तो एक बहुत बड़ा हार्म था ना। अगर एक युद्ध होता है देश के अंदर, लोगों को समझ में ये नहीं आता है। बहुत पीछे चला जाता ये जनता आज कह रही कि पाकिस्तान खत्म कर देते। जो पेट्रोल 100 रुपए वो 200 रुपए होता, जो प्याज 10 रुपए वो 50 रुपए होता, और फिर वो लोग गाली देते सरकार के लिए। क्यों किया? क्यों किया? तो ये विपक्ष का काम है, हमेशा उल्टे सीधे बातें करना। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनको सरकार के बारे में हमेशा टिप्पणी खराब करना है। तो हम सारे लोग जागरूक लोग हैं और जनता सब देख रही है। मोदी जी पे लोगों का विश्वास पहले भी था और आज भी है और लगातार बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में उनको लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में उनका टंका बज रहा है। ये सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। जो आज की बहुत बड़ी समस्या है कि जनसंख्या नियंत्रण में, जो कि हमारी जो सरकार है, जब पहला टर्म था तब से हमारे घोषणा पत्र में ये विषय था और हमारी सरकार 2 बार पूर्ण बहुमत में रही। ये जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, संसाधन सीमित है, लेकिन हम पे जनसंख्या घनत्व का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारे संसाधन सीमित होने पे और बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो इसमें जो बहुत बड़ी एक वर्ग है उसका केवल एक ही काम है कि हम कैसे आबादी बढ़ाकर और हिंदुस्तान पर जिहाद चलाएं, चाहे लैंड जिहाद ले लीजिए, चाहे लव जिहाद ले लीजिए। मतलब उनका पूरा एजेंडा ही है कि कैसे हम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाकर और इस कंट्री पर, इस देश पर कैसे हम अतिक्रमण करें। तो इस पर हमारी सरकार है, इस पर क्यों सिंसियरली, क्यों नहीं गंभीरता से विचार करते हैं? इस पे क्या आपने बड़ा अच्छा विषय आपने उठाया। सरकार को निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, और ये जो अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच के लोग हैं और देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं, वो सारे लोग सोचते हैं कि इस तरह का कानून आने से देश हमारा उन्नति करेगा। और बिल भी तैयार है, बिल भी तैयार, पूरा तैयार करके भी रखा है। चाइना हमसे जी बहुत आगे है, मजबूत है, और चाइना ने अपनी जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए उन्होंने तमाम प्रयास करे, और चाइना की जनसंख्या हमसे कम है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है, और ये एक खतरा है। पहले हम दिल्ली जाते थे तो 7 घंटे में दिल्ली पहुंचते थे। क्यों पहुंचते थे? रोडें खराब थी। आज हम दिल्ली 4 घंटे 5 घंटे पहुंच जाते हैं। रोडें अच्छी बन गई, लेकिन ट्रैफिक इतना है, अगर ये ट्रैफिक भी कम हो जाए तो 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाए। इस पे काम करने की ट्रैफिक क्यों बढ़ रहा है? जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ियां निकल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, हर घर में गाड़ी है, हर बच्चे पे जैसे मोबाइल है वैसे गाड़ी है, एक घर में 4-4 4 व्हीलर है। उसके नियम बनने चाहिए, कुछ नियम बनने चाहिए, और जनसंख्या पर खास तौर से नियम बनना चाहिए, क्योंकि इस देश में मुगलों ने बहुत साल राज करा और उनका उद्देश्य जो था हम सारे लोग जानते हैं। आगे भी इस तरह की परिस्थिति ना हो, हम सारे लोग को मिलकर सरकार को इस पे जिस तरह से और कानून आए, ये कानून आना आवश्यक है। जनता को भी थोड़ा सा एक बहुत अच्छा आपसे डिस्कशन का ये मुद्दा है कि अभी ना हम बातें कर रहे हैं कि कानून बनना चाहिए हर चीज पे। हम हिंदू राष्ट्र हमारा है, यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। अभी तक हमारे लिए हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? इस पे एज ए युवा आपने लंबे समय से राजनीति करी भी है, आपने बरेली कोर्ट में इतना बढ़िया चलाया था, आपने अपना कोई भी जीरो डिफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो
आपको क्या लगता है कि अपने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? उसमें क्यों लेट हो रहा है? आप किस फेवर में, कर देना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल कर देना चाहिए। और उसके फायदे क्या क्या होंगे हमारे लिए? फायदे, हम किसी की नागरिकता नहीं छीन रहे हैं, जी, हम किसी का सम्मान नहीं ले रहे हैं। जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो प्यार से रहें, तमीज से रहें, और उनको कोई दिक्कत नहीं। जो सरकारी सुविधा मिल रही थी मिलती रहेंगे। एक नेपाल हिंदू राष्ट्र था और वो भी अब लगभग वहाँ भी खत्म ही सा हो गया। तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करने में बहुत मशक्कत करेगी। अब बरेली का ही भी हाल देख लीजिए, जहाँ जहाँ ये आबादी में ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आधी आबादी हो गई है। तो हिंदू राष्ट्र आप कहाँ से बनाओगे, कैसे बनाओगे, मेरी समझ में नहीं आ रही है। हिंदुस्तान के ज्यादातर प्रदेश जो हैं वो आधे चपेट में है, चपेट में हमारे है। पड़ोसी। नहीं, यहाँ तो ये कहा जाता है कि जितने भी नॉन हिंदू हैं, वो सारे धर्म के जो लोग रहते हैं नॉन हिंदू, वो सारे लोग बहुत दुखी हैं। इंडिया में बहुत परेशानी दी जाती है, यातनाएं दी जाती हैं, खुश नहीं है। लेकिन और जबकि अभी पाकिस्तान, अभी जब हमारा वॉर होने से पहले जब पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजा गया था, उनके पास इंडिया की नागरिकता नहीं थी, तब तो वो जाने को तैयार नहीं थे। वो 20-20 साल से हमारे रह रहे थे। जहाँ पे मैं समझती हूँ कि राजनीति में अगर हम देखा जाए तो हमारे पॉलिटिशियंस का कहने की लैकुना था, जो 20-20, 25-25 साल से, 30-30 साल से यहाँ थे। इवन किसी की तो लाइफ बीत चुकी है, बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। तो अगर इतना बुरा है तो आपका क्या कहना है? मैसेज बिल्कुल खुला है, अपने पास कोई क्लियर है कोई नहीं। बंगाल के अंदर देख लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए और ममता बनर्जी उन्हीं के ऊपर सरकार बना रही है। यही हाल हमारे पड़ोसी राज्यों का हो जाएगा। और पाकिस्तान से जाने कितने लोग आए हुए हैं और हिंदुस्तान को खराब बताते हैं, और उनके देश में रोटी खाने के लिए नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। हिंदुस्तान पे एलिगेशन लगाते हैं, हिंदुस्तान में कमियां बताते हैं। हिंदुस्तान इतना सम्मान करता है, हर धर्म का करता है। अगर आप राष्ट्र का सम्मान करेंगे तो आपका सम्मान होगा। और हिंदुस्तान ने हमेशा लोगों को एक सम्मान देने का काम करा है। किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सबको सम्मान देने का काम करा है। एक धर्मशाला की तरह हमारे बिल्कुल, हमेशा। लेकिन आज हमारी अस्मिता पे संकट आ गया है, तो इस पे गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। आप रिस्पेक्टेड मोदी जी जो हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं यूथ की तरफ से, युवाओं की तरफ? आपके जो आप कुछ भी मैसेज देना चाहते हो उनके पास तक पहुंचे। मोदी जी पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। नौजवानों के बारे में सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन इतने सारे करोड़ों लोगों कहाँ तक एडजस्टमेंट हो सकता है। बहुत लंबी लाइन है, लेकिन मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, होगा सब अच्छा होगा। मैं इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। जब से योगी जी आए हैं यूपी में, तो यूपी में आपने सबसे बड़े 5 बदलाव कौन से देखे हैं देखिए, जो आपने आज तक महसूस किया हो? यूपी में ये 5 नहीं, आप मुझसे 50 कहोगे तो 50 बता दीजिए। मेन वाले बताइए जो हम क्लिक किए। यूपी में एक तो कनेक्टिविटी रोडों की, एक्सप्रेस वे। अभी हमारा गंगा एक्सप्रेस वे बनने वाला है, जो मेरठ से लेकर और प्रयागराज तक स्पीड आ गई है। स्पीड आ गई है। जो हम 10-12 घंटे में पहुंचते थे बनारस, आज हम 6-7 घंटे में बनारस पहुंच जाते हैं। दूसरा, माफियाओं पे अंकुश। सारे माफिया या तो जेल के अंदर है या ऊपर उनकी राम नाम सख्त हो गई है, मतलब अभी एक डिसिप्लिन पैदा हुआ है। तीसरा, एक जो बुलडोजर का खौफ, जो बुलडोजर का एक खौफ है लोगों के अंदर। जो भूमाफिया है, माफिया अलग हो गए, भूमाफिया अलग हो गए, जो जमीनों पर गरीबों में कब्जा करते हैं और गलत काम करते हैं, उन भूमाफियाओं पर डर। तीसरा, जो आज बहन बेटी हमारी सुरक्षित है। आधी रात हमारी बहन बेटी स्कूटी लेके कहीं भी जा सकती है और उसको कोई टच नहीं कर सकता है, कोई टच नहीं कर सकता। बहुत सारे काम हुए हैं, मैं क्या क्या काम आपको बताऊं। एजुकेशन के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं, मेडिकल के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। तो अभी हमारा इतना बड़ा कुंभ मेला, अरे हम भी गए थे, हमें सौभाग्य प्राप्त है। अरे बहुत जबरदस्त। ये नया भारत है। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा आयोजन अपने नहीं देखा और ना देख पाऊंगा। इतना बड़ा आयोजन, इतनी अच्छी व्यवस्था। हम लोग को तो इत्तेफाक से सरकारी विश्वास की सब गए, सारे स्टेट के लोग गए, बाहर से भी, सारी दुनिया से लोग आए। इतना भरोसा था लोगों को और कोई व्यवस्था कहीं खराब नहीं। एक घटना तो हो जाती है खैर, लेकिन इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य आयोजन, और इतना पूरी दुनिया का आदमी ने उसको देखा और एक मैसेज लेके गया
किलोमीटरों तक 10-10 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं और लोग चल रहे हैं फिर भी और जा रहे हैं, ये आस्था है। आस्था है। हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए। बनना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये तो मैसेज है कुंभ मेला देखने के बाद कि बनना चाहिए। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। आपने इतनी बड़ी राजनीतिक जर्नी की है, और एक अगर आपके बारे में ये कहूँ कि बरेली क्षेत्र की जो जनता है उसने आप पे भरोसा किया है, और अगर आपको ऐसा कोई सरकार की तरफ से ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलती है भविष्य में, तो आप ऐसा कौन सा कार्य है जो बरेली क्षेत्र की जनता के लिए एक सौगात के रूप में देना चाहते हैं? क्या सोचा है आपने? देखिए जी, मैं विद्यार्थी परिषद का कॉलेज इकाई का प्रमुख रहा, जी, उसके बाद में विद्यार्थी परिषद का तहसील प्रमुख रहा, जी, उसके बाद में विद्यार्थी परिषद का कॉलेज प्रमुख रहा, जी, उसके बाद में विद्यार्थी परिषद से बरेली कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष बना, पार्टी का महामंत्री रहा, पार्टी का मंत्री रहा, प्रदेश मंत्री रहा युवा मोर्चा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा युवा मोर्चा, शिक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश मंत्री रहा, IVRI बोर्ड भारत सरकार का मैं मेंबर रहा, और रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का मैं मेंबर रहा, जिला योजना समिति का मैं मेंबर रहा, मेनका गांधी जी द्वारा संचालित PFA संस्था है उसका मैं अध्यक्ष हूँ इस समय कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ लगातार। लगे हुए हैं। और सारे चुनावों में जितने चुनाव होते, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव, 22 का चुनाव, सारे चुनाव में किसी न किसी जिले का मैं प्रभारी रहा। तो संगठन मुझे कुछ ना कुछ समय समय पे देता रहता है, और अगर मौका मिलेगा, संगठन अगर मौका देगा तो निश्चित रूप से मानिए बरेली के नौजवानों के लिए एक अजीब मतलब मजबूत स्थिति में उनको लगेगा कि हम हैं और हमारा प्रदान तो करेंगे, उनको लगेगा सबको बरेली पीछे नहीं है किसी पीछे से। नहीं है, और हमारे सारे भाई लोग जो लोग प्यार करते हैं, चिंता करते हैं, उन सबको लगेगा कि हमारा भाई आज मजबूत है, वो हम भी मजबूत हैं। मौजूद है। जब वो ऐसा भाव, हाँ, ऐसी बिल्कुल। ऊर्जा। आपने इतने पद संभाले हैं तो इसका मतलब यही है कि आपने अपने आप को प्रूफ किया होगा, आपने अपने वचन पे आप खरे उतरे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आप कीर्तिमान नए स्थापित करेंगे ही करेंगे। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। हमारे एक नागिन जी भाई साहब थे, प्रदेश जी। महामंत्री संगठन। जी, तो सजानपुर में एक बैठक चल रही थी, उस बैठक में हमारे पिताजी क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, जी, और हम उस समय बरेली कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष थे। तो वहां बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कहा कि ये सुभाष पटेल जी बैठे हुए, इनका बेटा प्रशांत पटेल छात्र संघ अध्यक्ष है बरेली कॉलेज जी। का, सजानपुर के अंदर। ये बात नागिन जी ने सुन ली। तो नागिन जी ने पापा से कहा, सुभाष जी सुनना, प्रशांत जी कह रहे हैं, ऐसा ना लोग थोड़े दिनों में कहने लगे प्रशांत पटेल के पापा हैं ये। तो मेरे पापा ने कहा कि तो उससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा क्या हो कि सकता है मेरे बेटे को ही नाम से मुझे पहचाना जाए। जाए। जब 2007 में मेरा टिकट कटा तो पार्टी के लोगों ने कहा कि सुभाष पटेल जी आप संगठन में काम करिए, और प्रशांत क्योंकि छात्र संघ अध्यक्ष रहा है, इसको लोग प्यार करते हैं नौजवान, हम इसको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से टिकट उस साल कट गया और नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, संगठन जो तय करता है। पार्टी में निष्ठा बनी निष्ठा बनी। जी, बहुत अच्छा। और सूलधारडी के सभी दर्शकों को और इतनी अच्छी शख्सियत से आज बहुत कुछ हमने चर्चा की और बहुत सारी चीजें निकल कर आए, और आप लोगों का प्यार और स्नेह ऐसे ही हमारे साथ बना रहे तो हम अच्छे लोगों से, अच्छे जो आपको प्रेरणादायी लोग जो आपको प्रेरणा दे सकते टॉपिक है ना, मैं भैया से फिर और आप हमें संदेश दे सकते हैं कि आपको कौन से मेहमान से दोबारा भी चर्चा करनी है। अगर ऐसा आपको लगता है कि प्रशांत दा से हम दोबारा किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। और आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रशांत दादा आपका भी हमारे चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।